नमस्कार दोस्तों। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं था, वो आइडेंटिटी शिफ्ट का इलेक्शन था। और शायद तमिलनाडु अब उसी मोड़ पर खड़ा है जहां बंगाल कभी 2011 के आसपास खड़ा था। पहले बंगाल में नैरेटिव था कि भाजपा यहां कभी नहीं आ सकती। फिर धीरे धीरे कल्चरल इनसिक्योरिटी, बॉर्डर टेंशन, डेमोग्राफी चेंज, वोट कंसोलिडेशन और हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक साथ जुड़ते गए और अचानक लोगों को लगा कि मामला सड़क बिजली पानी से आगे निकल चुका है। यही बात उस डिस्कशन में इंटरेस्टिंग लगी जिसमें लोगों ने साफ कहा कि बंगाल में बीजेपी को सिर्फ एक डेवलपमेंट वोट नहीं मिला है, बहुत जगहों पर लोगों ने उसे एग्जिस्टेंशियल वोट की तरह देखा है। मतलब लोग सोचने लगे कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी आखिर बच रही है या नहीं। अब यही पैटर्न धीरे धीरे तमिलनाडु में दिख रहा है, लेकिन अलग रूप में। वहां लड़ाई हिंदू मुस्लिम वाली डायरेक्ट नहीं है, वहां लड़ाई द्राविडियन पॉलिटिक्स बनाम पोस्ट द्राविडियन पॉलिटिक्स है और विजय उसी वैक्यूम में इंटर कर गए हैं। मजेदार बात देखिए, कांग्रेस हर रीजनल लीडर के साथ वही करती है जो आईपीएल फ्रेंचाइजी में नए खिलाड़ी के साथ करती है। पहले बोलेंगे यही भविष्य है, फिर 4 साल बाद दूसरा स्टार खोज लेंगे। पहले ममता थी, नीतीश जी थे, अब विजय में उनको भविष्य नजर आ रहा है, कल कोई और आ जाएगा। कांग्रेस का प्रॉब्लम आइडियोलॉजी नहीं है, कांग्रेस का प्रॉब्लम है सर्वाइवल है। और बीजेपी तमिलनाडु में अभी हार कर भी लॉन्ग गेम खेल रही है, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि तमिलनाडु को ओवरनाइट नहीं जीता जा सकता। उसको तोड़ने के लिए, जीतने के लिए आपको बहुत धीरे धीरे स्पेस बनाना पड़ेगा। यानी अभी बीजेपी इलेक्शन नहीं, इकोसिस्टम से खेल रही है। अगर ईमानदारी से बोलूं तो तमिलनाडु की राजनीति भी कोई नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा ही लग रही है। अब आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। नमस्कार दोस्तों। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं था, वो आइडेंटिटी शिफ्ट का इलेक्शन था। और शायद तमिलनाडु अब उसी मोड़ पर खड़ा है जहां बंगाल कभी